फिर मेरे लिए एक बहुत ही हैंडसम लड़के का रिश्ता आया। शादी के बाद वो रोज रात को मुझे दूध का ग्लास देता था, जिसे पीकर मैं अपने होश खो बैठती थी। सुबह जब मैं उठती थी तो मेरे पूरे शरीर पर दांतों के निशान होते थे। ये रात जानने के लिए मैंने एक रात दूध नहीं पिया और सोने का नाटक करने लगी। फिर उस रात जो हुआ उसने मेरी कमर तोड़ दी, क्योंकि मेरे पति की जगह। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजना है। मैं दुल्हन बनकर अपने होने वाले पति के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी। उस वक्त मैं बेहद नर्वस थी। मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरी शादी इतने हैंडसम और अमीर लड़के से होने जा रही है। जब मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी तो मैं यही सोच रही थी कि सामने बैठे ये सारे लोग मुझसे जल रहे होंगे। ये सब यही सोच रहे होंगे कि इस मोटी सी लड़की को इतना खूबसूरत और अमीर लड़का कैसे मिल गया। मुझे लग रहा था कि सामने बैठी सारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बारे में बातें कर रही होंगी, या तो मेरे पति को देखकर अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही होंगी कि कैसा हैंडसम नौजवान है, और उसे इस मोटी लड़की में आखिर नजर ही क्या आया था। खैर, ये सवाल तो मैंने भी उस समय खुद से किया था जब मेरा रिश्ता अक्षय के साथ तय हुआ था। मैं काफी देर तक शीशे के सामने खड़ी रही थी। मैं अपने पूरे शरीर को देखती रही, जो बिल्कुल बेढंग सा था। मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं थी कि कोई मेरे हुस्न पर फिदा होता। मैं एक आम शक्ल और सूरत की लड़की थी, और उस पर मेरा मोटापा मुझे इस कदर बदसूरत कर चुका था कि कोई भी आंख भर के मुझे देखता तक नहीं था। मेरे लिए तो कोई ठीक ठाक घर का रिश्ता भी नहीं आता था। मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। मेरे माता पिता भी मेरी बढ़ती उम्र देख के परेशान हो रहे थे। उन लोगों ने सोच लिया था कि अब जैसा भी रिश्ता आएगा वो मेरी शादी करके मुझे विदा कर देंगे। मैं जानती थी कि मेरे लिए किसी भी शहजादे का रिश्ता नहीं आएगा, लेकिन जब मेरे लिए अक्षय का रिश्ता आया तब मेरे होश ही उड़ गए थे। अक्षय अपनी माँ के साथ खुद मुझे देखने आया था। मुझे लगा था कि वे लोग मुझे देखते ही उठकर चले जाएंगे, जैसा कि अब तक मेरे आने वाले रिश्ते मुझे देखकर उठकर चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। वो लोग मुझे पसंद करके गए थे। मुझे सुनने में आया था कि मैं अक्षय को बेहद पसंद आई हूँ। मुझे लगा शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। मेरी छोटी बहन बहुत खुश होकर मुझे ये बात बताने आई थी। वो बोली, दीदी, अक्षय जीजू तो आप पर फिदा हो गए हैं। ये कहकर उसने खुशी से मुझे गले लगा लिया, और मैं हक्का बक्का होकर उसे देख रही थी। मैं सोच रही थी कि ये कैसे मुमकिन था। वो तो एक बहुत ही हैंडसम नौजवान है, और ऊपर से दौलतमंद भी है। वो ना तो गरीब है, और ना ही उसमें कोई ऐसी कमी थी कि वो मुझ जैसी लड़की को पसंद करता, और ना ही मैं कोई बहुत ज्यादा दौलतमंद थी कि वो किसी लालच में मुझसे शादी कर रहा हो। इस रिश्ते को लेकर मेरे अंदर कई सवाल उठ रहे थे। मैं आईने के सामने जाकर खुद को गौर से देखने लगी। अपने हाथों से अपने चेहरे के हर नक्शे को छूने लगी। मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ भी तो नहीं था जिस पर अक्षय का दिल आता। फिर मैंने अपने शरीर को देखा, जो कि मोटापे की वजह से इधर उधर से फैल गया था और बेढंगा सा हो गया था। अक्षय की जगह कोई मामूली शक्ल सूरत का गरीब लड़का भी मुझे पसंद करता तो शायद मुझे इतनी हैरत न होती। खैर, मेरी शादी भी जल्दी होने वाली थी। अपनी शादी वाले दिन मैं बेहद नर्वस हो रही थी। न जाने क्यों मुझे ये सब अपनी खुशनसीबी नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बात कुछ और ही है। जरूर अंदर ही अंदर कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी मुझे खबर नहीं थी, क्योंकि शादी वाले दिन मैंने अक्षय के चेहरे पर एक पल के लिए भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उसके चेहरे पर खुशी का ऐसा कोई रंग नहीं था जो कि दूल्हे के चेहरे पर होता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि अक्षय के घर वालों ने जबरदस्ती मुझसे शादी तय की हो। पता नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। शायद वो मुझे अपने शब्दों से बेइज्जत करेगा और मुझे मेरी कमियां दिखाएगा। लेकिन शादी के बाद जो कुछ भी अक्षय ने मेरे साथ किया, वो मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि मर्द का ये रूप भी हो सकता है। शादी का फंक्शन खत्म हुआ और मैं विदा होकर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अक्षय के बंगले में आ गई थी। मेरा कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था, जहां मुझे लाकर बिठाया गया था। वैसे तो मेरी सास और ननद सभी मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थीं, पर कुछ देर में वो कमरे से बाहर चली गईं। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा दिल न जाने क्यों डर के मारे कांप रहा था। मुझे कभी भी अपनी अच्छी किस्मत पर यकीन नहीं आ सकता था, क्योंकि मेरे साथ जब भी कुछ अच्छा होता था तो वो बस थोड़ी देर के लिए ही होता था। उसके बाद हमेशा वो खुशी गम में बदल जाती थी। बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा था। हम 3 बहनें थीं और मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते थे, और फिर मुझे अपनी माँ से खरी खोटी सुननी पड़ती थी। अभी मैं इन्हीं उलझनों में उलझी हुई थी कि तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और अक्षय मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में दूध का ग्लास था, जो उसने टेबल पर रख दिया। मैं कुछ सिमट कर बैठ गई थी और मेरी नजरें भी झुकी हुई थीं। उस समय मेरे दिल में कोई भी जज्बा नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि अक्षय का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। अक्षय मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी भी पहनाई। उसका व्यवहार वैसा ही था जैसा कि नए नवेले पति का होता है।
वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। उसने मेरी तारीफ भी की और मेरे हाथ की मेहंदी भी देखी। अब मैं थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी। फिर उसने मुझे दूध का ग्लास थमा दिया और बोला, इसे पी लो। मुझे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया और दूध पीकर ग्लास साइड टेबल पर रख दिया। कुछ देर बातें करने के बाद मैंने अपने कपड़े बदल लिए और जैसे ही मैं बेड पर आई, नींद से मेरी आंखें बंद होने लगीं। मुझ पर तेज नींद सवार होने लगी थी। अक्षय अब भी मुझसे बातें ही कर रहे थे, लेकिन मैं नींद की आगोश में जाने लगी थी। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गई। मेरा सिर अभी भी चकरा रहा था। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। मेरी आंखों में अभी तक नींद का असर था। रात में मैं नींद में थी, लेकिन इतना जान चुकी थी कि अक्षय मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है। मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख तो हुआ कि अक्षय ने सोते हुए ही मेरे साथ सुहागरात मना ली थी। अगर मैं थकावट की वजह से गहरी नींद में सो गई थी तो अक्षय को कम से कम सब्र रखना चाहिए था। वो इतना बेसब्र था कि उसने सोते में ही सब कुछ कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को समझा लिया कि वो मर्द है और उसके भी कुछ जज्बात थे। शादी की पहली रात कोई अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा सकता है? गलती मेरी ही थी जो मैं इस कदर बेखबर होकर सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बिखरे बालों को समेटना चाहा तो अपने हाथों पर नाखूनों की खरोंच देखकर मैं हैरत में डूब गई। ऐसी ही खरोंचें मेरे पूरे शरीर पर मौजूद थीं, जैसे रात को मेरे साथ बड़ी बेदर्दी की गई हो। मेरे हाथ में पहनी चूड़ियां टूटकर मेरे हाथों को जख्मी कर चुकी थीं। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ शादी के नाम पर यह दरिंदगी क्यों की गई थी। मैं अभी इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। सामने अक्षय तौलिया से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ रहा था। मुझे देखकर उसने तौलिया मेरे ऊपर फेंक दिया और कहने लगा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ और ये तौलिया वॉशरूम में जाकर फैला देना। मुझे अपने काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मेरे सारे पर्सनल काम आज से तुम ही संभालना शुरू कर दो। अक्षय के बात करने का अंदाज बहुत ही रूखा सा था। उसके बदले तेवर देखकर मैं सहम गई थी। रात को उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं ऐसी नींद में गई जैसे मुझे किसी ने नशा करा दिया हो और अब अपना ही शरीर मुझे जख्मी नजर आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर वॉशरूम तक गई थी। तैयार होकर जब मैं नीचे उतरी तो मुझे अपना एक एक कदम चलना मुश्किल लग रहा था। नीचे सीढ़ियां उतरते ही हॉल में डाइनिंग टेबल रखा हुआ था जिस पर नाश्ता सजा हुआ था। मैं नीचे उतरी और अपनी सांस के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और अक्षय के बराबर बैठ गई। अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी कि तभी एक मोटा सा आदमी जो 6 फीट लंबा था और उतना ही मोटा भी था, बड़े आराम से आकर मेरे साथ बैठ गया। उसे इस तरह अचानक से अपने बराबर बैठता देखकर मैं घबरा गई। वो मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था और अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मेरी सास ने मुझसे कहा, ये अक्षय का छोटा भाई है। फिर वो कहने लगी, ये थोड़ा सा बावला है और आधा पागल सा है। ये सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया था। उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थीं। फिर एक नौकर आया और उसके सामने 10 पराठे और पूरा कटोरा भरकर सब्जी रख दी। उसने अपनी तरफ रखा और उसी में खाने लगा। मैं बड़ी हैरत से उसे देख रही थी। वो एक पराठे के बस 4 निवाले बनाता था और खाता जा रहा था। पूरी सब्जी उसके कपड़ों पर गिर रही थी, लेकिन वो ऐसे खा रहा था जैसे कि उसने कभी खाना देखा ही ना हो। मैंने मुश्किल से चाय का 1 कप पिया और उठकर खड़ी हो गई, लेकिन मुझे हैरत का बड़ा जोर का झटका लगा जब इस पागल आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा से कुर्सी पर बैठा दिया। मेरे अंदर से तो जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे वैसे ही पागल लोगों से बहुत डर लगता था। वो कहने लगा, तुम मेरे पास ही बैठो और जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे मिर्ची लग रही है। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। मुझे उस पागल से डर लगने लगा था। मेरी सास ये देखकर हंसने लगी और कहने लगी, देवर की बात का इनकार मत करना, ये बहुत जिद्दी है। अगर कोई इसको किसी बात पर मना कर दे तो ये जुनूनी सा हो जाता है। हम भी उसके किसी काम को मना नहीं करते। मैंने अक्षय की तरफ देखा जो ऐसी लापरवाही से नाश्ता कर रहा था जैसे उसका मुझसे कोई संबंध ही ना हो। मैंने पानी का जग लिया और ग्लास में पानी डालने लगी। अभी मैं पानी डाल ही रही थी कि उसने जग मेरे हाथ से छीन लिया और वैसे ही जग मुंह को लगाकर पानी पीने लगा। उसके खाने पीने का अंदाज बिल्कुल जंगली जैसा था। वो जग से पानी पी रहा था और पानी उसके मुंह से बहकर उसके कपड़ों को भी भिगो रहा था। उसे देखकर ही मुझे घिन आ रही थी। जैसे तैसे पूरा दिन बीता और रात हुई। अक्षय कमरे में आया। आज फिर से उसके हाथ में दूध का ग्लास था। वो ग्लास उसने मुझे थमा दिया रात और कहने लगा, ये पी लो। मैंने वो दूध का ग्लास पकड़कर साइड पर रख दिया और उसे पूछा, इस दूध में क्या चीज है? मेरी बात सुनकर वो एकदम से चौंक गया और कहने लगा, क्या मतलब? दूध है और क्या है? मैंने कहा, कल इसे पीने से मुझे गहरी नींद आ गई थी। मैं चाहकर भी जाग नहीं पाई थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और बोला, ये तो तुम्हें पता होगा कि तुम कितनी रातों से जाग रही थी, जो कल तुम लेटते ही सो गई। खैर, ये दूध मेरी माँ ने दिया है।
वो कहती हैं, अगर औरत दूध पीकर सोए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है और उन्हें अपना पोता या पोती बहुत ही खूबसूरत चाहिए। ये कहकर अक्षय ने दूध का ग्लास साइड टेबल से उठाया और मेरे होठों पर लगा दिया। ना चाहते हुए भी मुझे वो पीना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दूध पिया मुझे फिर से नींद आने लगी थी और कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। दूसरी सुबह मेरा फिर से वैसा ही हाल था जैसा कि शादी की पहली रात हुआ था। मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। मेरी गर्दन पर दांतों के निशान थे। उस समय मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं बाहर आई तो हॉल में मेरा देवर, मेरी सास और ननद नाश्ता कर रहे थे। अक्षय कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अपने देवर को देखकर तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं टेबल पर बैठकर नाश्ता भी करूं, लेकिन आज फिर से मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी सास कहने लगी, आओ बहू नाश्ता कर लो। मैं अपनी ननद के बराबर में बैठ गई। मेरा देवर लगातार मुझे ही देख रहा था और रोटी पर रोटी अपने अंदर उतार रहा था। मेरी सास और ननद नाश्ता कर चुकी थीं, इसलिए वो दोनों उठकर चली गईं। मजबूरन मैं अकेली ही टेबल पर बैठी थी। तभी मेरे देवर ने मुझसे एक ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गई। वो मुझे देखकर हंस भी रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी थी। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गई और ये सोचने लगी कि रात को अक्षय मुझे नशे वाला दूध क्यों पिलाता है। मैं उसकी पत्नी हूँ और वो मुझ पर पूरा हक रखता है। वो मेरे होशो हवास में भी मेरे साथ संबंध बना सकता था। फिर मुझे नशे में रखने का क्या मकसद था? और फिर मेरे देवर का ऐसी बात का कह देना जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होती है, वो बात देवर तक कैसे पहुंची थी? मेरा सिर बुरी तरह से चक्कर खाने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब फिर से अक्षय ने मुझे दूध का ग्लास दिया तो मैंने आज साफ मना कर दिया। मैंने कहा, आज मैं ये दूध हरगिज नहीं पीऊंगी। इसमें यकीनन कोई नशे की चीज है। उसने जबरदस्ती ग्लास मेरे मुंह को लगाया तो मैं पीछे हट गई और हाथ से ग्लास पीछे कर दिया। मैंने कहा, नहीं अक्षय, आज मैं किसी भी कीमत पर यह दूध नहीं पीऊंगी। मैंने बस इतना कहा ही था कि अक्षय गुस्से से बिखर सा गया और कहने लगा, क्यों नहीं पियोगी? देखो, मैं बहुत ही जुनूनी टाइप का इंसान हूं और तुम बिना नशे के मेरा जुनून सह नहीं सकती। तुमसे शादी करने का मेरा मकसद ही यही था। मैं जानता था कि कोई भी नाजुक शरीर की लड़की मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। अब चुपचाप से जो मैं कहता हूँ उस पर इनकार मत करो और चुपचाप ये दूध पियो। मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ, इसमें नशा मिला हुआ है। मैं जानबूझकर तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे साथ संबंध बनाता हूँ ताकि तुम मेरे जुनून को सह सको। उसने दूध का ग्लास मेरे मुंह पर लगाकर मुझे पिला दिया। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं दूध ना पीऊं, लेकिन उसने मेरी एक ना चलने दी। इसी तरह 1 महीना गुजर गया था और मैं 1 महीने के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। मेरा 30 किलो वजन कम हो चुका था। अब मैं कहीं से भी मोटी नहीं लगती थी, लेकिन एकदम से मेरा वजन कम होने की वजह से मेरी रंगत काली और पीली सी होने लगी थी, क्योंकि हर रात मैं एक जानवरों जैसा व्यवहार खुद पर बर्दाश्त करती थी और अब तो खाते पीते समय भी मेरे हाथ कांपने लगे थे। हालांकि इस घर में हर काम के लिए नौकर थे। मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता था, पर मुझे लगता था जैसे मेरा शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। मेरी आंखों के आसपास काले घेरे हो गए थे। सीढ़ियां चढ़ने पर मेरी सांस फूलने लगती थी और धीरे धीरे भूख बिल्कुल मरती जा रही थी। आज दोपहर के समय मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी और मेरी सास अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा, सासू माँ, मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के पास ले चलिए। वो मुझे अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ ताकत की दवाइयां दी और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने मुझे आराम करने को बोल दिया। मैं वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। मेरी सास और ननद मुझ पर कोई रोक टोक नहीं करती थी और ना ही वो लोग मुझ पर कोई जिम्मेदारियां डालती थीं। बल्कि उन्हें तो इस बात से भी मतलब नहीं था कि उनके इतने हैंडसम बेटे ने एक मोटी और आम सी शक्ल सूरत की लड़की से शादी की थी। एक बार मेरी सास ने बातों बातों में मुझसे कहा था कि अक्षय ने तुम्हें पसंद कर लिया था और हमें उसकी पसंद पर कोई ऐतराज नहीं था। उसकी जिंदगी है और उसने अपनी मर्जी से गुजारनी है, इसलिए हमने बिना किसी रोक टोक के उसकी और तुम्हारी शादी करवा दी। खैर, ये गुत्थी मेरे लिए अब तक उलझी हुई थी कि अक्षय ने मुझसे शादी क्यों की थी। वापसी पर मेरी सास कहने लगी कि मुझे शॉपिंग मॉल से कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं शॉपिंग मॉल में घूमूं, तो मैं गाड़ी में ही बैठी रही। मैं यूं ही समय गुजारने के लिए सामने बने रेस्टोरेंट को देखने लगी। बहुत से लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे और कुछ वहां से निकल रहे थे कि तभी अचानक मेरी नजर अक्षय पर पड़ी। जिस लड़की को मैंने अक्षय के साथ देखा, उसे देखकर तो मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। वो दोनों गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मेरी गाड़ी दूसरे मेन रोड पर थी और मॉल के सामने खड़ी थी। मेरी सास मॉल के अंदर जा चुकी थी, इसीलिए मैं गाड़ी से नीचे उतरी और रोड क्रॉस किया। मैं भी उसी रेस्टोरेंट में चली आई जहां पर अक्षय और वो लड़की गए थे। मैं खामोशी से उनकी पिछली सीट पर बैठ गई और ऐसे बैठी कि मेरी पीठ ही उनकी तरफ थी। अब जो बातें मैंने उनके मुंह से सुनी
वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे गर्म खौलते तेल में फेंक दिया हो, और अब मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया था कि अक्षय ने मुझसे शादी क्यों की थी और उसका क्या मकसद था। मैं सब कुछ जान चुकी थी। ये पूरा सच मेरे लिए इस कदर तकलीफ देने वाला था कि मेरी आंखों से खुद ही आंसू बह रहे थे। मैं खामोशी से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। तब तक मेरी सास भी शॉपिंग करके आ चुकी थी और वो मुझे ही ढूंढ रही थी। मैं घर वापस आ गई, किसी से भी कोई बात नहीं की और अपने कमरे में आकर बैठ गई। रात को जब अक्षय मेरे कमरे में आया और उसने मुझे दूध का ग्लास दिया तो मैंने उसके हाथ से ग्लास पकड़ लिया और कहा, मैं अपनी कुछ मेडिसिन बाहर हॉल में ही भूल गई हूँ, मुझे वो ला दो, मैं दूध के साथ ही खा लूंगी। इस 1 महीने में मैं चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी, इसलिए अब उसे लगा कि शायद मैं आज आराम से दूध पी लूंगी। जैसे ही अक्षय कमरे से बाहर गया, मैं बेड से खड़ी हुई और दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया और अपने पास से एक मिल्क पैक निकालकर ग्लास में डाल लिया। आज मुझे ये जानना था कि अक्षय रात को मुझे नशे का दूध पिलाकर मेरे साथ क्या करता है। जब अक्षय कमरे में आया तो मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसने मेरी मेडिसिन मुझे दी और कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है जो तुम ये दवा खा रही हो? मैंने कहा, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, मुझे अपने अंदर बहुत वीकनेस फील हो रही, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी। उसने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए और कहने लगा, ठीक है, खाओ मेडिसिन। मैंने अपनी मेडिसिन दूध के साथ ली और उसके बाद बेड पर लेट गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे मैं नींद के नशे में जा चुकी हूँ। कुछ देर बाद अक्षय कमरे से बाहर जा चुका था और मुझे वो बातें याद आने लगीं जो रेस्टोरेंट में मैंने और उस लड़की के मुंह से सुनी थीं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही छोटी बहन थी। मैंने अपनी ही छोटी बहन को अक्षय के साथ गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी छोटी बहन अक्षय के साथ घूम रही है। इसीलिए मैं गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में चली गई थी और उनके बिल्कुल पीछे वाली टेबल पर पीठ करके बैठ गई थी। अक्षय मेरी बहन से कह रहा था कि मैं ये ड्रामा अब और ज्यादा नहीं कर सकता। तभी मेरी बहन कहने लगी, देखो, जो काम तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो उस हिसाब से वो बस कुछ ही महीने जिंदा रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं, और फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। वह कहने लगा, मुझे तुम्हारी मोटी और भारी भरकम बहन को देखकर घिन आती है। मुझ जैसा खूबसूरत और हैंडसम नौजवान किस तरह ऐसी बदसूरत लड़की को बर्दाश्त करता है ये मैं ही जानता हूँ। तुम खुद को ही देखो, तुम कितनी खूबसूरत और हसीन हो, और अपनी बहन को देखो जो तुम्हारे पैर के नाखूनों के बराबर भी नहीं है। बस मेरी मजबूरी ये है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे अपनाना पड़ा। अब तुम ही सोचो मैं तुमसे किस हद तक प्यार करता हूँ। मेरी बहन मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी, मैं जानती थी कि मेरी माँ कभी भी मेरी बड़ी बहन को छोड़कर मेरी शादी नहीं करेगी। माँ ने पक्का इरादा कर लिया था कि जब इस मोटी की शादी होगी तभी मेरी शादी होगी, और फिर तुम मुझसे उम्र में 10 साल बड़े भी थे। मेरी माँ तो साफ मना कर देती, और फिर मैं जितनी खूबसूरत और हसीन हूँ, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा, चलो मेरी बहन वैसे तो किसी काम की नहीं, अगर वो मेरे काम यूं आ सकती है तो क्या नुकसान है। कुछ ही महीनों में वो मर जाएगी और फिर तुम अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देना। माँ फिर इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी क्योंकि तुम उनके देखे भाले हो गए हो, और मैं भी जिद करके माँ को मना ही लूंगी। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान थी। उसने मुझे अपनी शादी करने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी और यही सब सोच रही थी कि तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और जो शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ उसे देखकर मैं एकदम से उठकर बैठ गई थी। वो मेरा वही पागल सा देवर था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लगा। मैं फौरन से खड़ी हो गई और मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे पूछने पर वो कहने लगा, रोज मेरा भाई मुझे ही तो तुम्हारे कमरे में भेजता है और कहता है, जाओ ऐश करो। मैंने चिल्लाकर कहा, निकलो मेरे कमरे से बाहर, लेकिन वो बाहर जाने के बजाय मेरे पास आने लगा। वो बोला, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत मजा आता है। जब मैं खुद ही कमरे से बाहर जाने लगी तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरा ये कहना था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे धकेल कर बेड पर ले गया। मैं इस 1 महीने में इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि अपने बचाव के लिए हाथ पैर भी नहीं चला सकी। रात भर उस इंसान ने मेरे साथ जो किया, मैं रोती रही, लेकिन उस इंसान के अंदर तो जैसे कोई जंगली जानवर था। सुबह होते ही वो मेरे कमरे से बाहर निकल गया था। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को खत्म कर लूं, और मेरी बहन भी तो यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं। अपने फायदे के लिए उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी और मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। जब मैंने फोन उठाया तो मेरे डॉक्टर का फोन था। वो कहने लगी, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तुम्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जो कि तुम्हारे शरीर में फैलने लगा है। अगर उसका इलाज नहीं करवाया तो तुम मर सकती हो। मर तो मैं गई थी। मेरी छोटी बहन, जिसे मैं मासूम सी गुड़िया समझती थी, उसने कितना भयानक खेल मेरे साथ खेला था। वो एक बार मुझसे कह देती कि उसे अक्षय से शादी करनी है
तो मैं खुद अपनी माँ से कहकर अक्षय और उसकी शादी करवा देती। मेरे अंदर तो वैसे भी शादी करने का कोई अरमान ही नहीं बचा था। मैं अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी काट लेती, लेकिन मेरी छोटी बहन प्रिया ने मेरे साथ जो किया उससे मेरा रिश्तों से भरोसा ही उठ गया था। मैंने अपना सामान पैक किया और खामोशी से एक आश्रम में चली गई और लोगों की सेवा करना अपने जीने का मकसद बना लिया। कई महीने गुजर गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन ने अक्षय से शादी की या नहीं, या लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मगर मैं बस इतना सोचती हूँ कि जो पाप और जिल्लत की जिंदगी मैं वहां गुजार रही थी वो अब और नहीं गुजार सकती थी। अगर मैं सच्चाई सबको बता भी देती तो कोई फायदा नहीं था। वहां मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुझे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी, मेरी जान लेना चाहती थी। तो मैंने खुद ही उसका रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि आज भी मेरे दिल में मेरी बहन के लिए मोहब्बत बाकी थी। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था, लेकिन मुझे अपनी प्रार्थना पूरी होने के कम ही असर नजर आते हैं, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। कैसे कह सकते हैं कि अक्षय, जिसे आदमी औरत की इज्जत करना नहीं आता और जिसने अपनी पत्नी को अपने भाई के हवाले कर दिया और उसके अंदर की गैरत नहीं जागी, वो प्रिया को कैसे खुश रख सकता है? कैसे जिंदगी भर उसका साथ निभा सकता है? नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं दुआ करती रहती हूँ कि अक्षय उसका साथ दे और उसके साथ जिंदगी बिताए।